आई एम यशोवर्धन और आज हम लोग करंट अफेयर्स में बात कर रहे हैं 12 मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं जो डिफरेंट अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो डिस्कस किए गए हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक हानि एवं क्षति एक फंड है ये, ठीक है, जिसे कहा जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, ये एक फंड है जो कि मदद करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि उनके यहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं तो उनको वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने में मदद करता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसमें मदद करता है। तो ये क्या है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली किसी भी तरह के फाइनेंशियल जो लॉसेज होते हैं, ठीक है, उसके जो भी हैं क्षतिपूर्ति करने में मदद करता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर बना, अगर हम देखें तो ये मिस्र का शर्म अल शेख में जो UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी, कॉप किसे बोला, इसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 27 में, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी जिसने इसको गारंटी दी है कि राइट वो फंड्स, तो सारे देशों ने मिलकर के कहा कि 2025 तक इस फंड के लिए $750 मिलियन दिया जाएगा जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज को मदद की जाएगी। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ने अपने आप को इस फंड से बाहर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब से हैं तब से इस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि जितने भी ऐसे फंड्स हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां से कि डेवलपिंग कंट्रीज को मदद की जाती किसी भी तरीके से या किसी दूसरे देश को, तो वो आजकल जिस नीति पे चल रहा है जिसे बोलते हैं अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। ऐसे में इस नीति पे चलने के कारण वो क्या करते हैं, जितने भी संगठनों को वित्तीय मदद दे रहे हैं वहां से वो लोग पीछे हट गए। क्लियर है? सो अमेरिका यहाँ से हट गया है। सो अब सवाल आता है कि अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, तो उन पे, लेकिन हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अब इसमें क्या है। तो अगर हम देखें तो ये किसके अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है, UNFCCC। ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेम है किसके लिए, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, कन्वेंशन ऑन किस पे, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, CC आप ध्यान रखें, क्लाइमेट चेंज के लिए ये। क्लियर है? चलिए, सो अब अगर हम देखें ये कब बनता है, तो 1992 में, 1992 में इस पर देशों ने सहमति जताई, हस्ताक्षर किए, और अब इसकी बैठकें जो होती हैं जिसमें सारे इनके मंत्री आते हैं, इन्वायरमेंटल जो देखते हैं इश्यूज, तो कॉप जिसे बोलता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे बोलते हैं, वो अभी COP 28 हो चुकी है। क्लियर है? COP 27 में ये फंड बनाया गया था जिसमें तय किया गया 2025 तक कितने, 750 मिलियन इकट्ठे किए जाएंगे डॉलर्स के लिए। क्लियर है? कोई समस्या? अब अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा तो क्या समस्या आएगी बताइए? डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी फंड्स नहीं है, अब उनके यहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उनको फंड्स मिल जाते थे अब तक, तो उससे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर पाते थे। जैसे कि क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को कैसे डेवलप किया जाए उसके रिसर्च कर सकते थे, या वो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे सकते थे थर्मल पावर की जगह। अब वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? वो पुराने जो परंपरागत तरीके चल रहे उन्हीं पे चलते रहेंगे, उनको फंड्स नहीं मिलेंगे इस तरह के। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? ये प्रीलिम्स में आएगा और यहाँ पर मेंस में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, किसके अंतर्गत आता है, कब बनाया गया था। और ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कि शर्म अल शेख कहाँ पर है, तो ये इजिप्ट का एक शहर है। क्लियर है? अब इजिप्ट कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, इजिप्ट अफ्रीका के कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ठीक है, और एक और चीज़, जब इजिप्ट की बात करेंगे तो और क्या पता चलेगा वहाँ से कि जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल वो जाती है। और नाइल रिवर, जब नाइल रिवर की बात करेंगे तो पता चलेगा कि सूडान से निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी, ब्लू एंड वाइट नाइल, जो कि खार्तूम में आकर के फिर वो एक हो जाती है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल, और सबसे ज़्यादा जिसमें पानी होता है वो कौन सी नदी है, अमेजॉन। बस इतना ध्यान रखना इसमें। क्लियर है? चलिए हम अगली खबर देखते हैं। ये है इंडिया से रिलेटेड और वो है इंटरनेशनल से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये खबर आई है हिंदू में, ठीक है, और स्पाइस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो अब ये देखें क्या है, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, ये क्या है, निर्यात होने का मामला क्या है, ये हम यहाँ से। ठीक है, उसके बावजूद अगर हम देखें तो भारत की वैश्विक मतलब वर्ल्ड जो स्पाइस मार्केट है में उसमें हिस्सेदारी बहुत कम है। अब ये मसाले क्या हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मसाले क्या होते हैं, सूखी जड़ी बूटियां हैं जो कि टेस्ट एनहेंस करने के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आएगा जो
प्रसंस्कृत, मतलब इसे बोलेंगे प्रोसेस्ड मसाले। प्रसंस्कृत का मतलब होता है, क्या होता है, प्रोसेस। तो प्रोसेस्ड वैल्यू एडेड मसाले, जिसमें प्रोसेस, मान लो काली मिर्च है, उसका हम पाउडर बना देंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे, तो ज़्यादा कॉस्टली बिकेगा रॉ काली मिर्च से। क्लियर है, समझ रहे हैं, ब्लैक पेपर। सो इसे बोला जाता है प्रोसेस। और आमतौर पर जब आप कहीं पिज्ज़ा वगैरह खाते हो तो छोटे छोटे पैकेट में क्या मिलता है, सीजनिंग मिलता है, आप छिड़कते हैं उसमें, ऑरिगेनो वगैरह, चिली फ्लैक्स वगैरह मिलते हैं। तो ये उस तरह से, तो देखिए अगर हम इस मार्केट में जाते हैं तो हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अभी होता क्या है, दुनिया के सारे देश भारत से रॉ मसाले मंगवाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके फिर बेचते हैं। आप लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में कभी आपने इस तरह को कोई एग्जाम्पल बताओ जहाँ आपने रॉ तो खाते नहीं और प्रोसेस खाते हो, वो भी बहुत महंगे दाम पे। सिनेमा देखने आप जाते हैं, वहाँ पे आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं, 200-250 रुपये से कम का तो कहीं नहीं मिलता है, और जबकि वो आप बाहर अगर लेंगे आप तो कितना 5, 10, 15, 20 रुपये में मिल जाएगा। समझ रहे हैं, ये प्रोसेस किया जाता है। और वो अगर मक्के के इतने से दाने लेंगे तो पता चला उनकी वैल्यू 2-3 रुपये होगी, लेकिन वो 200-300 रुपये में बिकता है। क्लियर है, सारा खेल है प्रोसेसिंग का। इंडिया भी इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस फूड को बेचे। रॉ हम यहाँ से भेजते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, और निर्यात भी करता है, ठीक है, दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन वैश्विक मसाला उत्पादन में अगर हम देखें 75, मतलब मसाला जो प्रोड्यूस कर रहा है तो 75% इंडिया है। लेकिन अगर हम जब मार्केट की बात करेंगे, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट आपको नीचे दिखाते हैं तब आप समझ जाएंगे। देखिए अब यहाँ देखेंगे तो जो प्रोसेस्ड मसालों के वर्ल्ड मार्केट में इंडिया की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है, 0.7%। और वहाँ यूएस कितना है, चाइना में है 12 और यूएस के पास है 11%। समझ रहे हैं आप, ये फर्क है। मतलब दुनिया का 75% मसाला हम बना रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको रॉ फॉर्म में दुनिया को बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में होता था, कॉटन यहाँ पैदा होता था, जाता था ब्रिटेन, लिवरपूल, मैनचेस्टर के मिल में बन के कपड़ा यहाँ आता था और फिर हम महंगे दामों में खरीदते थे। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ हो रही है। जैसे चाइना के साथ हमारा जो, क्यों हम देखते हैं ट्रेड चाइना के फेवर में क्यों है, चाइना हमसे रॉ स्टील ले लेता है, वहाँ से प्रोसेस करके बना के भेज देता है, तो ये चीज़ें हो रही। तो इंडिया को रॉ मटेरियल बेचने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना प्रोसेस करके बेचेगा। और प्रोसेसिंग हम कब कर पाएंगे, जब इंडिया को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब में। और मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनेगा, जब यहाँ पे स्किल वर्कर होंगे, सस्ते रेट में होंगे, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को हम क्या देंगे, आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देंगे, जहाँ पे आपको अगले 5-6 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, आप मंगवाते तो उस पर कोई टैक्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, मशीनरी पे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो हम इंडिया को क्या करेंगे, काय में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्टिंग हब में। ठीक है, समझ रहे, इंपोर्ट मतलब मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। क्लियर है। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो भारत में जितने भी मसाले होते हैं उसका 85% तो हम लोग डोमेस्टिक यूज कर लेते हैं, घरेलू स्तर पर खपत हो जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ देखिए ये मध्य प्रदेश से कैसे जुड़ जाता है, अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ होता है, कोई बताना चाहेगा? एमपी का नाम दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। यस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सो अब हम यहाँ देखें ये काम कौन करता है, तो वर्ल्ड मसाला ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया में है ये। ठीक है, वर्ल्ड मसाला ऑर्गेनाइजेशन एक कैसा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि क्या करता है, फार्मर्स को और जो प्रोसेसिंग यूनिट जिनकी है उनको और ट्रेडर्स को और कंज्यूमर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आता है। क्लियर है। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया, 2011 में। कहाँ पर है, कोच्चि, केरला। ठीक है, और देखते हैं अब ये क्या काम करता है। ये कहता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब अगर मान लो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्यों ना ऐसी फसलों को प्रोत्साहन यहाँ पे दें, ऐसी फसलों को लगाएं जिनके ऊपर पर्यावरण परिवर्तन या जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसका कम से कम असर हो। क्योंकि उसका अगर कम असर होगा, अगर असर होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो हमारी लागत ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो एक तो वो करना। दैन सेकेंडरी बात आता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना, अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करना, एक ये हो जाता है। इसके अलावा वो कहते हैं यहाँ पे किसानों को हमने क्या करना है, एक तो हम रिसर्च करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग देंगे किसानों को कि कैसे बेहतर तरीके से जो पेस्टिसाइड्स होते, इंसेक्टिसाइड होते हैं, इनका इस्तेमाल करें। ये बात क्यों, क्योंकि क्या होता है हर देश के अपने अपने FSSAI जैसे इंडिया का है वहाँ पे भी होता है, जो कि क्या होता है कि जो फूड है, जो भी फूड प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी देखते हैं, क्या उसमें किसी तरह के इंसेक्टिसाइड्स तो नहीं है, पेस्टिसाइड्स तो नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हैं, पाए जाते इनकी मात्रा,
या हैवी मेटल्स तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उस देश से मंगाना बंद कर देंगे। तो अगर यहाँ पे गलत तरीके के इस्तेमाल करेंगे किसान लोग, उनको पता ही नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक डाल दिए, ज़्यादा मात्रा में उन्हें दवाइयाँ डाल दी, तो क्या होगा, उस बीज के अंदर आ जाएगा, उस मसाले के अंदर आएगा, फिर उस मसाले को कोई खरीदेगा नहीं वर्ल्ड मार्केट में, इंडिया में होगा, इंडिया में फिर मार्केट गिर जाएगा। अब देखते हैं, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब टारगेट क्या है इंडिया का? इंडिया का टारगेट है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन करें प्रोसेसिंग के द्वारा, और हम जो अपना यहाँ से क्या है एक्सपोर्ट 70% तक बढ़ा दें, तब जाकर के हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और क्या करना है, उन्होंने बोला कि 2030 तक $10 बिलियन का हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। और ये किसका टारगेट है? इंडियन मसाला स्पाइस बोर्ड का, इंडियन स्पाइस बोर्ड का है। क्लियर है? अब देखते हैं ये इंडियन स्पाइस बोर्ड क्या है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये भी सवाल आता है, ये यूपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। तो भारतीय मसाला बोर्ड जो इंडियन स्पाइस बोर्ड है 1987 में एस्टेब्लिश किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर है ये। नंबर 1, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि, केरला में। नंबर 2, ये मसाला बोर्ड एक्ट 1986 से बना, तो ये क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई है, संसद में एक कानून ला करके बनाया गया है। क्लियर है? अब ये बना कैसे? इसके पहले एक अलग से इलायची बोर्ड था और एक था स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन दोनों को मर्ज करके ये बना दिया गया है। क्लियर है? अब यहाँ से मान लो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, 1 2 3 लाइनें पूछ लेंगे और एक लाइन ये डाल देंगे, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या एक वैधानिक निकाय है? तो अगर संसद में कानून बना के कोई चीज़ बनाई जाती तो वो क्या हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। मसालों का अगर हम देखें तो भारत एक बहुत बड़ा उत्पादन करता है। अगर अभी हम देखें पूरी दुनिया का 75% मसालों का उत्पादन भारत में होता है और भारत दुनिया में भेजता भी है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में जो प्रोसेस्ड स्पाइस मार्केट में इंडिया की जो पार्टनरशिप या भागीदारी बोलेंगे वो कितनी है? 0.7%, उसको बढ़ाना है। क्लियर है? और इसके लिए कौन कौन काम करता है? इंडियन स्पाइस बोर्ड काम करता है, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारे फार्मर्स, प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, प्रोसेसर, इन सबको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर कि वो जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको खेती करने में, प्रोसेसिंग करने में, उनको दूर कर पाएं और उनकी बातों को गवर्नमेंट्स तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखें, इसके नोट्स आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आप वहाँ एक बार पढ़ लें, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे वहाँ पर। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए और हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।